गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में अपने असेंट ऑफ शेप की कुछ थ्योरीज पढ़ी थी, जिसमें वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविक बल सिद्धांत और रूट प्रेशर थ्योरी अपन पढ़ चुके हैं पहले, कि दोनों किस तरह से असेंट ऑफ शेप में सहयोग करती हैं और उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्शंस आ गए जिसकी वजह से वो कैंसिल हो गई। उसके बाद जो लास्ट थ्योरी आई वो फिजिकल फोर्स थ्योरी आई, जो कि मान्य है, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि फिजिकल फोर्स थ्योरी में कौन सा बल है जिसके कारण असेंट ऑफ शेप होता है। तो आज अपन फिजिकल फोर्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। फिजिकल फोर्स थ्योरी में के अनुसार कुछ जीवित कोशिकाएं रसारोहण में भाग नहीं लेती हैं, अपितु यह क्रिया भौतिक बलों या फिजिकल फोर्स के द्वारा संपन्न होती है और समय समय पर इनके कई मत प्रस्तुत हुए। जैसे पहला है, इसमें है कैपिलरी थ्योरी, केशिकात्व का सिद्धांत। केशिकात्व का सिद्धांत मतलब जो एक केशिका के रूप में, केशिका की तरह कुछ ऐसी पतली नलिका बनती है जिसके द्वारा पानी पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है। तो यानी सक्रिय नलिकाओं में पृष्ठ तनाव के कारण जल ऊपर चढ़ता है और इसको कैपिलरी थ्योरी कहा गया। पौधों में जाइलम की जो वाहिका और वाहिनिकाएं हैं वो कैपिलरी का कार्य करती हैं। इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए, जैसे रसारोहण की दृष्टि से केशिकात्व बल का मान कम होता है और सामान्य वाहिका में पृष्ठ तनाव के फलस्वरूप केवल 1.5 मीटर ऊंचाई तक ही जल चढ़ सकता है, लेकिन पौधों की ऊंचाई 1.5 मीटर से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इस थ्योरी के अनुसार जो लंबे पौधे हैं उनमें पानी की भरपाई नहीं हो पाती। दूसरा, इसमें यह बताया कि ऑब्जेक्शन आया कि केशिकात्व के लिए मुक्त सतह का होना आवश्यक है, जबकि वाहिकाओं में खुली सतह का अभाव होता है। इसके साथ ही केशिकात्व के लिए नली का एक सिरा जल के सीधे संपर्क में होना आवश्यक है, परंतु मृदा जल सीधे वाहिकाओं के संपर्क में नहीं होता है। और जिम्नोस्पर्म में तो वेसल्स अनुपस्थित होती हैं, तो फिर जिम्नोस्पर्म में पानी का जो ऊपर बहाव है वो किस कारण होता है, वो ये थ्योरी नहीं बता पाई। उसके बाद में इम्बिशन थ्योरी आई, अंतः शोषण का सिद्धांत, जिसमें ये बताया गया कि सोक्स ने बताया कि जल वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की मोटी भित्तियों से अंतः शोषण क्रिया द्वारा ऊपर चढ़ता है, क्योंकि इनकी भित्ति में कोलाइडी कण उपस्थित होते हैं। अतः अंतः शोषण बल का मान 100 से लेकर 1000 एटमॉस्फेयर तक हो सकता है, जो पादप के रसारोहण के लिए पर्याप्त है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्शंस इस थ्योरी में भी आ गए, जैसे ये प्रमाणित हो चुका था कि जल का परिवहन वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की गुहा से होता है, भित्ति से नहीं, जबकि ये थ्योरियों कहती है कि भित्ति के द्वारा होता है। दूसरा, इसमें है अंतःशोषण द्वारा रसारोहण बहुत ही धीमी गति से संभव है, जो पौधों में वास्तविक दर से कई 100 गुना कम है। अतः इसमें ऑब्जेक्शन इस तरह के आए कि ये थ्योरी भी अमान्य हो गई। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थ्योरी आई, वायुमंडलीय दाब सिद्धांत, जिसके अनुसार पौधों के वायवीय भागों से वाष्पोत्सर्जन के फलस्वरूप पत्तियों और शाखाओं में वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, जिसके कारण वायुमंडलीय दाब में कमी आने से पानी के नीचे से ऊपर के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है और ऊपरी क्षेत्र में दाब में कमी को पूरा करने के लिए जल का ऊपर की ओर परिवहन होता है। लेकिन इसमें भी कुछ ऑब्जेक्शंस आए, जैसे वायुमंडलीय दाब की क्रियाशीलता के लिए आधार पर मुक्त सतह का होना आवश्यक है, जो पादपों में नहीं पाई जाती, और यदि पादपों में वाष्पोत्सर्जन करने वाले भाग पर पूर्ण निर्वात कर दिया जाए तब भी 10 मीटर से अधिक ऊंचाई तक जल नहीं चढ़ सकता। अतः ये थ्योरी भी फेल हो गई। उसके बाद में लास्ट जो थ्योरी आई वो है ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी, जिसको अपन वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष अथवा ससंजन सिद्धांत कहते हैं। ये सबसे मान्य थ्योरी है। इसको डिक्सन और जोली ने प्रस्तुत किया। तो डिक्सन और जोली ने 1894 में प्रस्तुत किया कि उनके मत के अनुसार रसारोहण जल अणुओं के मध्य ससंजन तथा जाइलम में उत्पन्न तनाव के फलस्वरूप होता है। इसे ससंजन बल सिद्धांत अथवा वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष सिद्धांत या डिक्सन जोली का सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत अब तक प्रस्तुत सिद्धांतों में सबसे अधिक मान्य है और इसे डिक्सन जोली की थ्योरी कहते हैं। इसके अनुसार कुछ
पॉइंट के आधार पे अपन इसको समझेंगे। जैसे पहला है कोहेजन ऑफ वाटर, जल का संसंजन। जल के एक अणु में जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 हाइड्रोजन परमाणुओं से कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है और दूसरे अणुओं से यह हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा रहता है। इसके फलस्वरूप जल अणुओं में परस्पर आपस में आकर्षण और चिपकने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः इसमें अणुओं के मध्य, जब एक जैसे अणुओं के मध्य आपस में आकर्षण होता है तो उसको संसंजन कहते हैं। तो संसंजन बल को तनन सामर्थ्य भी कहा जाता है और इसके फलस्वरूप वाहिकाओं की भित्ति के अणुओं में भी आकर्षण होता है, जिसको आसंजन कहा जाता है। और संसंजन और आसंजन के द्वारा जल है वो एक पुल के रूप में बंधा रहता है। दूसरा है इसमें जल स्तंभ की निरंतरता बनी रहती है। तो प्लांट्स में जड़ से लेकर शीर्ष तक जो वाहिकाओं में जल का सतत रूप से प्रभावित होता है, वो संसंजन बल के कारण जल स्तंभ टूटता नहीं है और आसंजन बल के कारण वाहिकाओं और वाहिनिकाओं की भित्ति से चिपका रहता है। जल अणुओं में संसंजन और आसंजन बल अत्यधिक होता है, जिसके कारण यह ऊंचे से ऊंचे प्लांट में भी जल है वो ऊपर चढ़ जाता है। जल अणु 300 एटमॉस्फेयर तक सहन कर सकते हैं, जबकि 120 मीटर ऊंचे वृक्ष में जल स्तंभ बनाए रखने के लिए लगभग 30 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। अतः ये दाब है ये पर्याप्त है पौधों में। 120 मीटर ऊंचे पौधों में भी जल चढ़ाने के लिए दाब पर्याप्त है। तीसरा पॉइंट है इसमें ट्रांसपिरेशन पूल, वाष्पोत्सर्जन अपकर्ष। तो प्लांट्स के बाह्य भाग जैसे पत्तियां की जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं, उसमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जल का बाह्य वातावरण में ह्रास होता है और जल ह्रास के कारण पर्णमध्योतक कोशिकाओं में विसरण दाब न्यूनता बढ़ जाती है। इसके कारण मेसोफिल की जो सेल्स हैं वो पर्णशिराओं या शाखा या स्तंभ से जाइलम और अंततः मूल जाइलम में उपस्थित जल के संपर्क में रहता है। इस प्रकार विसरण द्वारा दाब प्रवणता अंततः जड़ तक पहुंच जाती है और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल स्तंभ में सदैव ऊपर की ओर खिंचाव या तनाव बना रहता है। इसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण या ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। डिक्सन और जोली के जो सिद्धांत है उसमें कुछ क्रमबद्ध चरण भी दिए गए हैं जो ऊपर डायग्राम में बताया गया है। जैसे पहला है जड़ से पत्ती की शिराओं तक वाहिकाओं तत्वों में उपस्थित जल सतत रूप से ऊपर की ओर चढ़ता, जिसे जल स्थितिक तंत्र या हाइड्रोस्टैटिक सिस्टम कहते हैं। दूसरा इसी में है मेसोफिल में कोशिकाओं से वाष्पोत्सर्जन के कारण इन कोशिकाओं का जो वाटर पोटेंशियल है वो ऋणात्मक हो जाता है अर्थात डीपीडी बढ़ जाती है। तीसरा है ये सेल्स समीवर्ती सेल्स से जल ग्रहण करती हैं और अंतः पर्णशिरा के जाइलम से जल ग्रहण करती हैं। लास्ट है इसमें पर्णमध्योतक सेल्स द्वारा लगातार जल ग्रहण के कारण पूर्ण जल स्तंभ शीर्ष से आधार तक एक स्ट्रेन या खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे वाष्पोत्सर्जन कर्षण या ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं और इसके द्वारा जो पानी है वो ऊपर तक चढ़ता है। लास्ट है वाष्पोत्सर्जन कर्षण के फलस्वरूप जल स्तंभ आधार से शीर्ष की ओर सतत रूप से रस्से के समान लाई के रूप खींचा चला जाता है और जल अणुओं में संसंजन और आसंजन बल के कारण जल स्तंभ सतत बना रहता है। और ये जो थ्योरी है ये अधिकांश थ्योरियों में सबसे ज़्यादा मान्य सिद्ध हुई है। धन्यवाद।